नमस्कार, स्वागत है आप सभी का स्टडी आपके यूट्यूब चैनल पे। और यह जो पेपर देख रहे हैं आप, इसमें है बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र, जो सीटेट पेपर 1 के लिए इम्पोर्टेंट है। और यह सीटेट पेपर 1 का ही प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है। तो चलिए प्रैक्टिस करते हैं। 15 प्रश्नों का यह सेट है, जिसमें पहला क्वेश्चन है आपका कि निम्नलिखित में कौन सी संज्ञानात्मक क्रिया दी गई सूचना के विश्लेषण के लिए प्रयोग में लाई जाती है। वर्णन करना, पहचान करना, अंतर करना, वर्गीकृत करना। बताइए, फर्स्ट का आंसर करें। तो फर्स्ट का आपका राइट आंसर हो जाएगा थर्ड, अंतर करना। यानी किसी समस्या को छोटे छोटे भागों में बांटकर उसकी सूक्ष्म जानकारी प्राप्त करना विश्लेषण कहलाता है। अतः अंतर करना एक ऐसी संज्ञानात्मक क्रिया है जो दी गई सूचनाओं के विश्लेषण के लिए प्रयोग में लाई जाती है। नेक्स्ट प्रश्न आपका सेकेंड नंबर। राजेश अति लोलुप पाठक है। वह अपने कोर्स की पुस्तकें पढ़ने के अतिरिक्त प्रायः पुस्तकालय जाता है और भिन्न प्रकरणों पर पुस्तकें पढ़ता है। इतना ही नहीं, राजेश भोजन अवकाश में अपने परियोजना कार्य करता है। उसे परीक्षाओं के लिए पढ़ने के लिए अपने शिक्षकों अथवा अभिभावकों द्वारा कभी भी कहने की ज़रूरत नहीं है और वह वास्तव में सीखने का आनंद लेता नज़र आता है। उसे डैश के रूप में सर्वाधिक बेहतर रूप में वर्णित किया जा सकता है। सर्वाधिक बेहतर रूप में वर्णित किया जा सकता है। अब जिसमें 4 ऑप्शन दिया हुआ। पहला ऑप्शन आपका आंतरिक रूप से प्रेरित शिक्षार्थी, तथ्य आधारित शिक्षार्थी, और तीसरा है शिक्षक अभिप्रेरित शिक्षार्थी, और चौथा है मापन आधारित शिक्षार्थी। बताइए, दूसरा का आंसर करें। तो दूसरा का आपका राइट आंसर हो जाएगा फर्स्ट, आंतरिक रूप से अभिप्रेरित शिक्षार्थी। राजेश आंतरिक रूप से अभिप्रेरित शिक्षार्थी है। उसके द्वारा किए जाने वाले समस्त क्रियाकलाप उनमें आंतरिक रूप से प्रेरित होते हैं, जो उसे एक निश्चित दिशा में कार्य करने हेतु प्रोत्साहित करते हैं। चिंता, उपलब्धि की आवश्यकता, संबंधन की आवश्यकता, आकांक्षा स्तर आदि आंतरिक अभिप्रेरणा के प्रमुख उदाहरण हैं। चलिए नेक्स्ट प्रश्न पर चलते हैं, थर्ड नंबर। आप कमेंट करके जरूर बताइए कि आपका 15 में से कितना सही हुआ है। ठीक है, जिसमें आपका तीसरा प्रश्न कह रहा है कि भाषा विकास में सहयोग करने का कौन सा तरीका गलत है। ये गलत है, ध्यान से इसका आंसर दीजिएगा। जिसमें है आपका 4 ऑप्शन। बच्चे को बिना टोके प्रकरण पर बात करना, उसकी अपनी भाषा के प्रयोग को अमान्य करना, उसके प्रयोगों का समर्थन करना, भाषा के प्रयोग के अवसर उपलब्ध कराना। बताइए, तीसरा का आंसर करें। तो तीसरा का आपका सही आंसर हो जाएगा 2 वाला। ठीक है, 2, यानी उसकी अपनी भाषा के प्रयोग को अमान्य करना, यह गलत है। शिक्षार्थी के भाषा विकास में सहयोग के लिए बच्चे को प्रकरण पर बात करते समय न टोकना, उसके प्रयोगों का समर्थन तथा भाषा के प्रयोग के अवसर उपलब्ध कराना चाहिए। और यदि वह अपनी भाषा के प्रयोग करना चाहे तो उसे मान्यता देनी चाहिए। ऐसा नहीं कि उसे अमान्य करेंगे। ठीक है, तो इसीलिए ये गलत है। बाकी ये तीनों सही है। यानी बच्चों को बिना टोके प्रकरण पर बात करना, उसके प्रयोगों का समर्थन करना, भाषा के प्रयोग के अवसर उपलब्ध कराना। नेक्स्ट प्रश्न 4 नंबर प्रश्न यहाँ पे है। मानव बुद्धि एवं विकास की समझ शिक्षक डैश को योग्य बनाती है। निष्पक्ष रूप से अपने शिक्षण के समय शिक्षार्थियों के संवेगों पर नियंत्रण बनाए रखने, विविध शिक्षार्थियों के शिक्षण के बारे में स्पष्टता, शिक्षार्थियों को यह बताने की वे अपने जीवन को कैसे सुधार सकते हैं। बताइए, 4 का आंसर करें। तो 4 का आपका राइट आंसर हो जाएगा थर्ड, विविध शिक्षार्थियों के शिक्षण के बारे में स्पष्टता। मानव बुद्धि एवं विकास की समझ शिक्षक को विविध शिक्षार्थियों के शिक्षण के विषय में स्पष्टता के योग्य बनाती है, क्योंकि किसी भी कक्षा में विभिन्न बुद्धि स्तर में शिक्षार्थियों का समावेशन होता है, जिसको समझकर ही शिक्षक शैक्षिक निष्पादन को उत्तम बना सकता है। 5वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा सत्य है। शिक्षक द्वारा प्रश्न पूछना संज्ञानात्मक विकास में बाधक है। विकास और सीखना समाज सांस्कृतिक संदर्भों में अप्रभावित रहते हैं। शिक्षार्थी एक निश्चित तरीके से सीखते हैं। खेलना संज्ञान और सामाजिक दक्षता के लिए सार्थक है। 5 का आपका राइट आंसर हो जाएगा 4, खेलना संज्ञान और सामाजिक दक्षता के लिए सार्थक है। खेल एक ऐसी मनोरंजक क्रिया है जिसमें शिक्षार्थी का स्वाभाविक
एवं स्वतंत्र रूप से संज्ञानात्मक और सामाजिक विकास होता है। इसके अभाव में शिक्षार्थियों का शारीरिक एवं मानसिक विकास अवरुद्ध हो जाता है। महोदय कुक ने तो यहाँ तक कहा है कि समस्त विषयों का शिक्षण खेल पर ही आधारित होना चाहिए। नेक्स्ट प्रश्न 6 नंबर प्रश्न यहाँ पे है, बच्चे के विकास में आनुवंशिकता और वातावरण की भूमिका के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा सत्य है? आनुवंशिकता और वातावरण दोनों एक बच्चे के विकास में 50-50% योगदान रखते हैं। समवयस्कों और पितृक यानी जीन्स का सापेक्ष योगदान योगात्मक नहीं होता। आनुवंशिकता और वातावरण एक साथ परिचालित नहीं होते। सहज रुझान वातावरण से संबंधित है, जबकि वास्तविक विकास के लिए आनुवंशिकता जरूरी है। 6 का आंसर करें तो 6 का आपका राइट आंसर हो जाएगा सेकंड, समवयस्कों और पितृक का सापेक्ष योगदान योगात्मक नहीं होता। तो चलिए इससे और डिटेल में जान लेते हैं। लैंडिस के अनुसार आनुवंशिकता हमें विकसित होने की क्षमताएं प्रदान करती है। इन क्षमताओं के विकसित होने के अवसर हमें वातावरण से मिलते हैं। आनुवंशिकता हमें कार्यशील पूंजी देती है और परिस्थितियां हमें इसके निवेश करने के अवसर प्रदान करती है। अतः समवयस्कों और पितृक का सापेक्ष योगदान योगात्मक नहीं होता। नेक्स्ट प्रश्न आपका 7 नंबर, और 7 नंबर प्रश्न यहाँ पे कह रहा है, समाजीकरण है सामाजिक मानदंडों में परिवर्तन, शिक्षक एवं पढ़ाए गए के बीच संबंध, समाज के आधुनिकीकरण की प्रक्रिया, समाज के मानदंडों के साथ अनुकूलन। बताइए 4 का आंसर करें तो 4 का आपका राइट आंसर हो जाएगा, 7 का आपका राइट आंसर हो जाएगा 4, समाज के मानदंडों के साथ अनुकूलन। शीचर महोदय के अनुसार समाजीकरण वह प्रक्रिया है जिसके फलस्वरूप व्यक्ति सामाजिक व्यवहारों को स्वीकार करता है और उसके साथ अनुकूलन करता है। अतः समाज के मापदंडों के साथ अनुकूलन ही समाजीकरण है। 8 नंबर प्रश्न यहाँ पे कह रहा है, एक पीटी यानी खेल का जो शिक्षक है, तो एक पीटी शिक्षक क्रिकेट के खेल में अपने शिक्षार्थियों के क्षेत्र क्षरण को सुधारना चाहता है। निम्न में से कौन सी युक्ति शिक्षार्थियों को अपना लक्ष्य प्राप्त करने में सर्वाधिक सहायक है? जिसमें पहला ऑप्शन है आपका शिक्षार्थियों को क्षेत्र क्षरण का अधिक अभ्यास करवाना, शिक्षार्थियों को यह बताना कि क्षेत्र क्षरण सीखना उनके लिए किस प्रकार महत्वपूर्ण है, बेहतर क्षेत्र क्षरण और सफलता की दर के पीछे के तर्क को स्पष्ट करना, क्षेत्र क्षरण को प्रदर्शित करना और शिक्षार्थी अवलोकन करेंगे। 8 का आपका राइट आंसर होगा क्या? बताइए। तो 8 का आपका राइट आंसर हो जाएगा फर्स्ट, शिक्षार्थियों को क्षेत्र क्षरण का अधिक अभ्यास करवाना। तो चलिए इसे और डिटेल में देख लेते हैं। किसी क्रिया का बार बार अभ्यास करने से मांसपेशियां तथा मस्तिष्क के स्नायु तंत्र उस क्रिया को करने के लिए अभ्यस्त हो जाते हैं, जिसके परिणाम स्वरूप उद्दीपक तथा अनुक्रिया का संबंध मजबूत हो जाता है। अतः शिक्षार्थियों के क्षेत्र भ्रमण को सुधारने हेतु शिक्षक को उन्हें क्षेत्र रक्षण का अधिक अभ्यास करवाना चाहिए। क्षेत्र रक्षण, सॉरी यहाँ पे मैंने गलत पढ़ लिया था, क्षेत्र क्षरण पढ़ लिया था, ठीक है, जो कि गलत पढ़ लिया था। यहाँ पे होगा शिक्षार्थियों को क्षेत्र रक्षण, ठीक है, क्षेत्र रक्षण का अधिक अभ्यास करवाना। तो ये रहा, तथा उनकी अतः शिक्षार्थियों के क्षेत्र रक्षण को सुधारने हेतु शिक्षक को उन्हें क्षेत्र रक्षण का अधिक अभ्यास करवाना चाहिए। चलिए नेक्स्ट प्रश्न 9 नंबर प्रश्न यहाँ पे कह रहा है, एक शिक्षिका अपने शिक्षार्थियों की इस रूप में मदद करना चाहती है कि वे एक स्थिति की अनेक दृष्टिकोणों की सराहना कर सके। वह विभिन्न समूहों में एक स्थिति पर वाद विवाद करने के अनेक अवसर उपलब्ध कराती है। वाइगोत्स्की के परिप्रेक्ष्य के अनुसार उसके शिक्षार्थी विभिन्न दृष्टिकोणों को डैश करेंगे, और डैश की जगह पे चारों में से क्या आएगा वो आपको भरना है, और अपने तरीके से उस स्थिति के अनेक परिप्रेक्ष्य विकसित करेंगे। जिसमें 4 ऑप्शन है। पहला ऑप्शन है तर्कसंगत, दूसरा ऑप्शन है आत्मसात, तीसरा ऑप्शन है निर्माण, चौथा ऑप्शन है सक्रियकरण। बताइए 9 का राइट आंसर करें क्या होगा? तो 9 का आपका राइट आंसर हो जाएगा सेकंड, आत्मसात। वाइगोत्स्की के परिप्रेक्ष्य के अनुसार शिक्षार्थी विभिन्न दृष्टिकोणों को आत्मसात कर अपने तरीके से किसी स्थिति के विभिन्न परिप्रेक्ष्य विकसित कर सकता है। देखिए आत्मसातकरण क्या होता है ये सारा कुछ बताया गया है। आप मेरे YouTube के चैनल पे जाइए और वहाँ पे देखिए, जिन पियाजे से संबंधित में ये बताया गया है। तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं 10 नंबर, और 10 नंबर प्रश्न यहाँ पे कह रहा है, सीता ने हाथ से दाल और चावल खाना सीख लिया है। जब उसे दाल और चावल दिए जाते हैं तो वह दाल चावल मिलाकर खाने लगती है। उसने चीज़ों को करने के लिए अपने स्कीमों में दाल और चावल खाने के डैश कर लिया। डैश की जगह पे क्या आएगा?
अंगीकार, समायोजित, अनुकूलित, समुचितता। बताइए 10 का आंसर करें तो 10 का आपका राइट आंसर हो जाएगा थर्ड, अनुकूलित। यानी अनुकूलन एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें बालक समस्या के समाधान के लिए या वास्तविकता से असमंजन करने के लिए पूर्व सीखी गई योजनाओं या मानसिक प्रक्रियाओं यानी मेंटल ऑपरेशंस का सहारा लेता है। अतः सीता ने दाल और चावल खाने को अनुकूलित कर लिया है। आपका 11 नंबर प्रश्न कह रहा है डैश, डैश के स्थान पर क्या आएगा वो आपको भरना है। के अतिरिक्त बुद्धि के निम्नलिखित पक्षों को स्टर्नबर्ग के त्रितंत्र सिद्धांत में संबोधित किया गया है। संदर्भगत, अवयवभूत, सामाजिक, अनुभविक। बताइए 11 का आंसर करें तो 11 का आपका राइट आंसर हो जाएगा फर्स्ट, संदर्भगत। यानी किसी मानसिक कार्य को करने में व्यक्ति जिस ढंग से सूचनाओं को संसाधित करता है उसे ध्यान में रखते हुए स्टर्नबर्ग ने 3 उप सिद्धांतों के आधार पर बुद्धि के जिस सिद्धांत का प्रतिपादन किया उसे त्रितंत्र सिद्धांत कहा जाता है। इस सिद्धांत के अनुसार बुद्धि में 3 पक्ष होते हैं। देखिए बुद्धि में 3 पक्ष कौन कौन होते हैं, मैं फिगर यहाँ पे ड्रा कर दे रहा हूँ। ये त्रिपक्ष मान लेते हैं, ठीक है, ये हो गया। तो यहाँ पे आपका आ जाएगा अवयवभूत, अवयवभूत, और आपका इसमें रहेगा बीच में बुद्धि, ये बीच में बुद्धि है, और यहाँ पे रहेगा आपका अनुभविक, अनुभविक, और इस कोना पे रहेगा आपका संदर्भगत। क्या रहेगा, संदर्भगत, ठीक है। तो ये रहा नेक्स्ट प्रश्न 13 नंबर प्रश्न यहाँ पे कह रहा है थ फ च ध्वनियाँ क्या है, स्वनिम, रूपिम, लेखिम, शब्दिम। बताइए 13 का आंसर करें तो 13 का आपका राइट आंसर हो जाएगा फर्स्ट, स्वनिम। थ फ तथा च वे ध्वनियाँ हैं जिनका अपना स्वतंत्र यानी अलग रखने पर कोई अर्थ नहीं होता, ऐसे ध्वनियों को स्वनिम कहा जाता है। यानी इस सब को अलग रख रहे हैं तो कोई बन रहा है क्या, कुछ शब्द नहीं बन रहा, लेकिन साथ में रखने पे बन जाएगा। तो जिसका कोई अर्थ नहीं होता अलग रखने पर उसे स्वनिम कहते हैं। 12 नंबर पे चलते हैं। 12 नंबर क्वेश्चन छूट गया था अभी, 11 के बाद सीधा 13 पे चला गया था। देखिए 12 नंबर प्रश्न यहाँ पे कह रहा है हावर्ड गार्डनर का बुद्धि का सिद्धांत डैश पर बल देता है। किस पे बल देता है हावर्ड गार्डनर का बुद्धि सिद्धांत? शिक्षार्थियों में अनुबंधित कौशलों, सामान्य बुद्धि, विद्यालय में आवश्यक सामान्य योग्यताओं, प्रत्येक व्यक्ति की विलक्षण योग्यताओं। 12 का आंसर करें तो 12 का आपका राइट आंसर हो जाएगा 4, प्रत्येक व्यक्ति की विलक्षण योग्यताएं। हावर्ड गार्डनर ने अपने बुद्धि सिद्धांत में यह स्पष्ट किया है कि बुद्धि का स्वरूप एकांकी यानी सिंगुलर न होकर बहुकारकीय यानी मल्टीपल होता है, अर्थात प्रत्येक व्यक्ति विलक्षण योग्यताओं रखता है। अब तक इस सिद्धांत में 9 प्रकार की बुद्धियों को जोड़ा जा चुका है। नेक्स्ट प्रश्न 14 नंबर, और 14 नंबर प्रश्न यहाँ पे कह रहा है कक्षा में जेंडर रूढ़िवादिता से बचने के लिए एक शिक्षक को ठीक है, एक शिक्षक को क्या करना चाहिए? 4 ऑप्शन दिया, 4 में से क्या सही आंसर होगा उसको आपको बताना है। लड़कों को जोखिम उठाने और निर्भीक बनने के लिए प्रोत्साहित करना, लड़के लड़कियों को एक साथ अपारंपरिक भूमिकाओं में रखना चाहिए, अच्छी लड़की अच्छा लड़का कहकर शिक्षार्थियों के अच्छे कार्य की सराहना करनी चाहिए, कुश्ती में भाग लेने के लिए लड़कियों को निरुत्साहित करना। बताइए 14 का आंसर करें। 14 का आपका राइट आंसर जाएगा सेकंड वाला, यानी लड़के लड़कियों को एक साथ अपारंपरिक भूमिकाओं में रखना चाहिए। आइए इसे डिटेल में जानते हैं। कक्षा में जेंडर रूढ़िबद्धता से बचने के लिए एक शिक्षक को लड़के लड़कियों के एक साथ अपारंपरिक भूमिकाओं में रखना चाहिए। 15 नंबर प्रश्न यहाँ पे कह रहा है विद्यालयों को किसके लिए व्यक्तिगत विभिन्नताओं को पूरा करना चाहिए? विद्यालयों को किसके लिए व्यक्तिगत भिन्नताओं को पूरा करना चाहिए? व्यक्तिगत शिक्षार्थी को विशिष्ट होने की अनुभूति कराने के लिए, व्यक्तिगत शिक्षार्थियों के मध्य खाई को कम करने के लिए, शिक्षार्थियों के निष्पादन और योग्यताओं को समान करने के लिए, यह समझने के लिए कि क्या शिक्षार्थी सीखने के योग्य या अयोग्य हैं। बताइए 15 का आंसर करें तो 15 का आपका राइट आंसर हो जाएगा 4। विद्यालयों को यह समझने के लिए कि क्या शिक्षार्थी सीखने के योग्य या अयोग्य हैं के लिए व्यक्तिगत भिन्नताओं को पूरा करना चाहिए। नेक्स्ट प्रश्न 16 नंबर, 16 नंबर नहीं बस 15 प्रश्न इसमें करेंगे क्योंकि फिर वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा। तो 15 प्रश्न को हम लोग फिर नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, ठीक है। हमारे चैनल पे आप बने रहिए। यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। नेक्स्ट वीडियो अपलोड करेंगे तो आप तक नोटिफिकेशन मिल जाएगा।